नमस्कार दोस्तों। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है दहेज। सेठ नरेश शहर के प्रसिद्ध और सबसे धनी व्यापारी थे। उनके यहाँ नौकर चाकरों की पूरी टोली रहा करती थी। भगवान की कृपा से उनके घर लक्ष्मी धन की वर्षा करती थी। सेठ नरेश की एक सुंदर, सुशील और शिक्षित बेटी थी जिसका नाम रविता था। रविता अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, इसलिए लालन पालन में किसी प्रकार की कमी ना हुई। माँ बाप का प्यार भी बराबर मिलता रहा। सेठ के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। किंतु कहते हैं, जिसके घर बेटी जन्म लेती है उस घर माँ बाप को चिंता होने लगती है। रविता पढ़ लिख कर शादी के योग्य हो गई थी। माँ बाप को रविता की शादी की चिंता सताने लगी। जगह जगह योग्य वर ढूंढने के लिए रिश्ते नाते के लोगों को लगाया गया। काफी तलाश हुई और 2.5 साल के बाद एक योग्य वर हरीश की तलाश हुई। हरीश चौधरी राकेश का पुत्र है। नाम से ही पता चलता है कि चौधरी राकेश धन से भी चौधरी है। सेठ नरेश ने चौधरी राकेश से अपनी पुत्री रविता के लिए हरीश से ब्याह कराने की बात की। चौधरी राकेश ने रविता से अपने पुत्र के विवाह का आश्वासन सेठ को दिया। चौधरी जानता था कि सेठ की कोई और संतान नहीं है। रविता उसकी इकलौती संतान है और सेठ की उम्र 50 साल से ऊपर है, अर्थात अब इसकी कोई संतान नहीं हो सकती। ऐसा लालच उसके मन में आया और उसने विवाह के लिए तत्काल हाँ कर दी। लग्न मुहूर्त देखकर दोनों ओर से खूब उत्साह और जोश के साथ विवाह किया गया। सेठ नरेश की इकलौती बेटी का विवाह था, इसलिए सेठ धन का लोभ नहीं कर रहे थे। वह जी खोलकर अपनी बेटी की शादी में धन लुटा रहे थे, अर्थात खर्च कर रहे थे। चौधरी राकेश भी जानते थे कि उनके पास धन का भंडार आ रहा है, इसलिए वह भी सामर्थ्य से ज्यादा विवाह में खर्च कर रहे थे। रविता और हरीश का विवाह संपन्न हुआ। दोनों अपने वैवाहिक जीवन को जी रहे थे। रविता भी अपने ससुराल में खुश थी और ससुराल वाले भी रविता के स्वभाव से प्रसन्न थे। रविता के स्वभाव से रिश्तेदारों में भी कोई नाराजगी नहीं थी। सभी रविता के स्वभाव की तारीफ करते हुए कहते, इस जैसी बहू मिलना मुश्किल है। विवाह को कुछ ही समय हुआ था कि सेठ नरेश के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, अर्थात रविता को एक भाई मिल गया जिसे वह राखी बांध सकती थी और उसको अपना भाई बोल सकती थी। सेठ के घर खुशियों की झड़ी लग गई। बेटी का विवाह हो गया, अच्छा घर मिल गया, इसकी तो अपार खुशी थी ही, किंतु पुत्र रत्न की प्राप्ति लंबी प्रतीक्षा के बाद हुई। यह खुशी को दोगुनी करने वाली बात थी। सेठ नरेश के घर पुत्र का जन्म सुनकर रविता के ससुराल वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे उनकी सारी संपत्ति छिन गई हो। उन्होंने तो शादी ही इस लालच में की थी कि वह नरेश की सारी संपत्ति को एक दिन प्राप्त कर लेंगे, किंतु बेटे के जन्म के बाद यह मुश्किल हो गया था। भाई के मिल जाने से रविता के जीवन में खुशियां आनी चाहिए थी, किंतु यह उसके लिए दुख का कारण बन गई। सास ससुर पति सभी अब रविता को दुख देने लगे और उसे प्रताड़ित करने लगे। दहेज और धन के लालच में रविता को मारते पीटते और दिन भर भूखा रखते, किंतु रविता के आदर्श इतने ऊंचे थे कि उसने अपने माता पिता को इस यातना और कष्ट के बारे में भनक तक नहीं लगने दी। सेठ रविता से मिलने और अपने बेटे की छठी अर्थात नामकरण संस्कार में निमंत्रण देने के लिए खुशी खुशी रविता के ससुराल पहुंचे। चौधरी और हरीश सेठ को देखकर असमंजस में पड़ गए कि वह रविता से कैसे मिलवाएंगे। सेठ सभी घटना को जान जाएगा और हमारे विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। तत्काल उन्होंने निष्कर्ष निकाला और रविता को समझा दिया, किसी भी प्रकार की बात अपने पिता को बताई तो अच्छा नहीं होगा। अनेकों प्रकार की धमकियां देकर रविता को उसके पिता से मिलवाया गया।
बेटी भी कर्तव्यनिष्ठ थी। उसके संस्कार पुराने थे, अर्थात वह जानती थी पिता के घर से डोली निकलती है और ससुराल से अर्थी। इसी आदर्शों से वह बंधी हुई थी। रविता ने पिता का खूब स्वागत सत्कार किया। बैठे बैठे अनायास उसकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। पिता कुछ समझ पाते इससे पहले बेटी बोलती है, पिताजी, यह मेरी खुशियों के आंसू हैं। बचपन से मैं भाई के लिए तरसती थी। अब जाकर मुझे एक भाई मिला है जिसकी कलाइयों पर मैं राखी बांध सकती हूँ। बस यही सोचकर मेरी आंखों से आंसू निकल गए। पिता को यह बात समझ नहीं आई। कुछ शंका और कुछ डर के कारण अधिक बातों को कुरेदा नहीं। सेठ नामकरण संस्कार में सभी को न्योता देकर अपने घर वापस लौट आए। नामकरण का दिन आ गया। चौधरी राकेश और हरीश दोनों को भी सेठ के यहाँ जाना था, किंतु उन्होंने वहां जाना स्वीकार नहीं किया और रविता को डरा धमकाकर वहां भेजने की साजिश करते रहे। दोनों के मानवीय मूल्य इतने गिर गए कि उन्होंने एक नवजात शिशु की हत्या करने का भी षड्यंत्र रच दिया। उस षड्यंत्र को पूरा करने के लिए किसी और का नहीं, रविता का ही प्रयोग करना चाहा। हरीश रविता की पिटाई करते हुए कहता है, या तो तू सदा सदा के लिए अपने मायके चली जा या अपने भाई का गला दबाकर हत्या कर दे, जिसके बाद उसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। रविता ऐसा नहीं कर सकती थी। वह अपने खातिर किसी निर्दोष को सजा नहीं दे सकती थी। अपने ऊपर हजारों यातनाएं सह सकती थी, लेकिन किसी निर्दोष को सताना यह उसके संस्कारों में नहीं था। काफी देर सोच विचार कर रविता ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। रविता ने 3 पत्र लिखे। पहला पत्र अपनी माता के नाम, जिसे वह अपने जन्म देने के लिए धन्यवाद करती रही और सदा उनकी बेटी बनकर जन्म लेना चाहती और उनके गोद में खेलती, ऐसे भावों को प्रकट कर माफी मांगती हुई उनसे अगले जन्म में मिलने की बात लिखती है। दूसरा पत्र ससुर के नाम, जिसे वह पिता के रूप में मानती थी और उनकी सेवा भी की तथा कभी अपने पिता से कम नहीं माना, किंतु उन्होंने अपनी बेटी के रूप में उसे कभी स्वीकार नहीं किया। इसके लिए वह अपने को ही दोषी मानती है और अपने ससुर से माफी भी मांगती है कि अगले जन्म मैं फिर एक अच्छी बहू बनकर आपके सामने आऊंगी। तीसरा पत्र अपने पति हरीश के नाम लिखती है, जिसे वह पति रूप में भगवान की प्रतिमूर्ति मानती थी और अपना सर्वस्व निछावर कर उसकी सेवा करती थी, किंतु फिर भी उन्होंने उसे नहीं अपनाया। पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों के लिए जुड़ जाता है, इसलिए वह इस जन्म में छोड़कर जा रही है, किंतु अगले जन्म में वह फिर उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। ऐसा कहते हुए अपने हृदय के सभी विचारों को पत्र में लिख दिया। तीनों पत्र बिस्तर पर रखे तकिए के नीचे दबा दिए और छत में लगे पंखे से एक फंदा लटकाया और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। यह रविता के जीवन का दुखद अंत था। चौधरी राकेश के घर की बहू की मृत्यु की खबर पूरे गांव में फैल गई। सेठ नरेश को भी अपनी बेटी के ना रहने की सूचना मिल गई थी। थाना पुलिस चौधरी हरीश और राकेश के घर मौजूद थी। सघन तलाशी और पूछताछ के बाद भी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। महिला कांस्टेबलों ने रविता के शरीर को नीचे उतारा और उसके कपड़े ऊपर करके देखा तो उसके शरीर पर हजारों काले काले दाग थे, जो हरीश और राकेश ने पिटाई के दौरान दिए थे। पुलिस को सारा माजरा समझ आ रहा था। चौधरी हरीश और राकेश के हाव भाव भी बदले हुए थे। रविता के पिता ने भी पुलिस को बताया कि मैं जब मिलने आया था तो बेटी रो रही थी, किंतु उसने कुछ बात बताई नहीं थी। मुझे शंका है कि बेटी के पति और ससुर ने ही इसकी हत्या की है। बस फिर क्या था। हरीश और चौधरी राकेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कमरे की छानबीन की गई।
तकिए के नीचे रखे तीनों पत्रों को पुलिस ने बरामद किया और उसमें लिखी हुई सभी बातों को पुलिस ने सबके सामने पढ़ा, जिससे हरीश और चौधरी राकेश की सभी यातनाओं का उजागर हुआ। गांव मोहल्ले के सभी लोग रविता के स्वभाव से भी परिचित थे और हरीश तथा राकेश के स्वभाव से भी। गांव वालों ने भी हरीश और राकेश के सभी राज खोल दिए। पुलिस ने कानूनन हरीश और राकेश चौधरी को गिरफ्तार किया। कोर्ट कचहरी हुई, जिसमें हरीश को मुख्य साजिशकर्ता माना गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। चौधरी राकेश को इस घटना में शामिल और साजिश में सहयोगी मानते हुए 9 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।